नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बुलेटिन में आज बात होगी पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पर ईडी के शिकंजे की, सोनिया गांधी की मोदी सरकार को लोकतंत्र की शिक्षा की, जानेंगे कि पंजाब विधानसभा में कृषि कानून को लेकर क्या हुई चर्चा और बिहार में दोहरी मार क्यों झेल रहे हैं नीतीश। साथ ही बात होगी गुजरात बीजेपी में बढ़ती खेमेबाजी की और आखिर में बात सुप्रीम कोर्ट के नए सुझाव की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर इकोनॉमी को लेकर खड़े किए सवाल, आईएमएफ की रिपोर्ट के हवाले से सरकार को घेरा। नई शिक्षा नीति से साकार होगा स्वामी विवेकानंद का सपना, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने नई शिक्षा नीति 2020 को किया संबोधित, कहा आचार्य देवोभव की सोच से आएगा बदलाव। कल आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स में होगी टक्कर, अंक तालिका में ऊपर आना चाहेगी पंजाब, जीत के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेंगी दोनों टीमें। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 448 अंकों की बढ़त के साथ 40,431 के स्तर पर हुआ बंद, वहीं निफ्टी 110 अंकों की बढ़त के साथ 11,873 के स्तर पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। फारूक अब्दुल्ला ने अभी हाल ही में केंद्र के फैसले के खिलाफ घाटी की पार्टियों को एकजुट किया तो उनके खिलाफ ईडी ने शिकंजा कस दिया। अब फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि वो केंद्र की कार्रवाई से डरते नहीं हैं और आज इसी मामले पर हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है राजीव जी। राजीव जी, स्वागत है आपका। राजीव जी, देश में लोकतंत्र किस दिशा में बढ़ रहा है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब सरकार के खिलाफ बोलने पर जांच एजेंसियों का सामना करने के लिए तैयार होना पड़ता है। फारूक अब्दुल्ला से ईडी की पूछताछ का मामला हो या फिर 8 साल पुराने सिंचाई मामले में अजीत पवार के केस की फाइल खोलने का। इसके अलावा कांग्रेस और विपक्ष के कई नेताओं को सरकार को चुनौती देने का खामियाजा जेल जाने के रूप में पहले ही भुगतना पड़ा है। क्या यह लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश है? जी आदित्य, 82 बरस के फारूक अब्दुल्ला से ईडी करोड़ों के गबन पर पूछताछ कर रही है। दरअसल बीसीसीआई ने 2002 से 2011 के बीच जम्मू कश्मीर में क्रिकेट सुविधाओं के विकास के लिए 112 करोड़ रुपए दिए थे। अब जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के तत्कालीन अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला समेत कुछ और पदाधिकारियों पर इस रकम में से 43 करोड़ 69 लाख रुपए का गबन करने को लेकर पूछताछ की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का काम ही इस तरह की गड़बड़ी को रोकना है और उसकी जांच करना है, लेकिन यह काम करने के लिए जो समय ईडी ने चुना है आदित्य, उससे यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या यह कार्रवाई राजनीतिक द्वेष के कारण नहीं की जा रही है। क्योंकि आदित्य, इसी हफ्ते फारूक अब्दुल्ला ने गुपकार घोषणा पत्र पर फिर बैठक की जिसमें जम्मू कश्मीर की पुरानी स्थिति बहाल करने का संकल्प दोहराया गया और केंद्र सरकार के फैसलों की आलोचना की गई। उसके तुरंत बाद ही ईडी ने अपनी जांच शुरू की और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इसीलिए इससे पहले भी हम देख रहे हैं कि कई विपक्षी नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को सरकार की आलोचना करने या विरोध करने का खामियाजा भुगतना पड़ा है। इस वजह से कोई जेल में बंद है तो किसी ने राजनीति ही छोड़ दी या किसी ने राजनीतिक पाला ही अपना जो है वो बदल लिया। इस रवैये से मोदी सरकार अपनी मजबूती तो दिखा सकती है आदित्य, लेकिन लोकतंत्र कैसे कमजोर हो रहा है इस पर भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है। मजबूत विपक्ष और स्वतंत्र संस्थाओं के बिना स्वतंत्र लोकतंत्र विकसित नहीं हो सकता है। लेकिन दुख इस बात का है आदित्य कि भारत में इस वक्त लोकतंत्र को बीमार बनाए रखने की कोशिश हो रही है। राजीव जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। अब रुख करते हैं अपनी अगली खबर का। सोनिया गांधी ने भारतीय लोकतंत्र पर अपनी राय रखते हुए मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने साफ कहा कि भारतीय लोकतंत्र अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समय समय पर विपक्ष के खिलाफ वीडियो जारी करती रहती हैं। सरकार की नीतियों की वे अक्सर आलोचना करती हैं और जनता को जागरूक करने का प्रयास भी करती हैं। एक बार फिर सोनिया गांधी ने भारतीय लोकतंत्र पर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। संविधान और लोकतांत्रिक परंपराओं पर सोचा समझा हमला किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में ऐसी सरकार है जो देश के नागरिकों के अधिकारों को मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथों में सौंपना चाहती है। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने 3 कृषि कानूनों, कोविड-19 महामारी से निपटने, अर्थव्यवस्था की हालत और दलितों के खिलाफ कथित अत्याचार के मामलों पर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी की बैठक में अध्यक्षता करते हुए सोनिया ने भाजपा सरकारी किसान विरोधी, महिला विरोधी, गरीब विरोधी और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू करने का फैसला भी किया है। जिस तरह विपक्ष एक के बाद एक सरकार को इन मुद्दों पर घेर रहा है, उससे जाहिर है कि इस बार विपक्ष कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। यही वजह है कि पार्टी को मजबूती देने के लिए राहुल गांधी भी मैदान में उतर चुके हैं। यानी विपक्ष पूरी रणनीति के साथ काम कर रहा है। लेकिन इसका क्या परिणाम होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने मोदी सरकार की टेंशन बढ़ा रखी है। वहीं पंजाब में नए कृषि बिल को लेकर जारी विरोध भी मोदी सरकार की टेंशन में इजाफा कर रहा है। जी हां, केंद्र सरकार का रवैया देखकर पंजाब में इस कानून को लेकर सियासी उबाल अभी तक है। विधानसभा में भी इसी मुद्दे पर बहस तेज हो गई है।
कृषि कानून का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। विधानसभा का नया सत्र शुरू होने के साथ ही कृषि कानून पर पंजाब में सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। कृषि कानूनों के विरोध में आज से 2 दिन का विधानसभा सत्र शुरू हो गया है। सत्र में नए कृषि कानूनों पर चर्चा के बाद सरकार इसे रोकने के लिए विधेयक पेश करेगी। सत्र शुरू होने से पहले सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि केंद्र के किसान विरोधी कानूनों से पंजाब की कृषि और किसान के हितों की रक्षा के लिए चर्चा की जाएगी। हालांकि विपक्ष अकाली दल और आम आदमी पार्टी सत्र को लेकर पंजाब सरकार के विरोध में उतर आए हैं। अकाली दल ने ट्रैक्टर पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी काले कपड़े पहनकर पंजाब सरकार का विरोध किया। आम आदमी पार्टी ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की मांग की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा था कि कांग्रेस के लिए लड़ाई कोई राजनीतिक नहीं बल्कि पंजाब की कृषि और किसानों को बचाने का प्रयास है। इसको लेकर जो भी फैसला होगा वो किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। कृषि कानून को लेकर पंजाब में बवाल मचा है, तो वहीं बवाल तो इस वक्त बिहार की सियासत में भी देखने को मिल रहा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार इस वक्त दोहरी मार झेल रहे हैं, क्योंकि बिहार में एनडीए से अलग हुए चिराग पासवान का हवाला देकर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को घेरा है। एक रिपोर्ट देखिए। बिहार का इस बार का विधानसभा चुनाव अलग ही मोड़ ले रहा है। चिराग पासवान आजकल चर्चाओं में है, क्योंकि वो बिहार में एनडीए से अलग है और बीजेपी के साथ होने का दावा कर रहे हैं। यानी मतलब ये कि वो जेडीयू से अलग है। और इस चुनाव के ऐलान से पहले ही लग रहा था कि इस बार एलजेपी जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि चिराग पासवान नीतीश पर लगातार सवाल दाग रहे थे। फिलहाल अब चिराग अकेले मैदान में है और अब आरजेडी ने भी एलजेपी के साथ सहानुभूति दिखाई और नीतीश पर हमला बोला है। जी हाँ, महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने सोमवार को नीतीश कुमार पर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार ने चिराग पासवान के साथ जो किया वो ठीक नहीं है। चिराग पासवान को अपने पिता की जरूरत पहले से ज्यादा इस समय है। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान जी हमारे बीच नहीं है और हम इससे दुखी हैं। नीतीश कुमार ने चिराग पासवान के साथ अन्याय किया। इससे पहले एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान ने रविवार को बिहार के सीएम पर आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश कुमार उनके और बीजेपी के बीच दूरी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। रविवार को उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने प्रचार का पूरा जोर मेरे और प्रधानमंत्री जी के बीच दूरी दिखाने में लगा रखा है। बांटो और राज करो की नीति में माहिर मुख्यमंत्री जी हर रोज मेरे और भाजपा के बीच दूरी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब एक तरफ चिराग हैं जो नीतीश को लगातार घेर रहे हैं और दूसरी तरफ चिराग का हवाला देकर तेजस्वी यादव नीतीश पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में दोहरी मार से कैसे बच पाएंगे नीतीश कुमार? अब बिहार में कौन सत्तासीन होगा, इस पर सभी की निगाहें होंगी, लेकिन इसके साथ ही निगाहें पीके पर भी हैं, यानी प्रशांत किशोर पर, कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में वो किसके साथ दिखाई देंगे। दावा किया जा रहा है कि प्रशांत किशोर इस बार एनडीए और महागठबंधन दोनों से दूरी बनाए हुए हैं। तो किसके साथ हैं पीके? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 5 साल पहले 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी नीतीश कुमार और लालू यादव से भी ज्यादा किसी व्यक्ति की चर्चा हो रही थी, तो वो थे चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर, यानी कि पीके चुनाव तो नहीं लड़ रहे थे, लेकिन महागठबंधन के लिए चुनाव जीतने की रणनीति वो ही बना रहे थे। पीके ही तय करते थे कि किस क्षेत्र में महागठबंधन का कौन सा नेता प्रचार करने जाएगा और कौन सा नेता कौन सा मुद्दा चुनाव प्रचार में उठाएगा। पीके की रणनीति कारगर भी रही है और महागठबंधन 2/3 से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रहा। लेकिन इस बार पीके दिखाई नहीं दे रहे, ना तो एनडीए उन्हें भाव दे रहा है और ना ही महागठबंधन। वैसे पीके महागठबंधन में अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं, लेकिन तेजस्वी उन्हें बहुत ज्यादा भाव नहीं दे रहे। इसीलिए अब पीके ने उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान के सहारे तीसरे मोर्चे पर नजर टिका दी है। पीके की कोशिश थी कि चिराग और उपेंद्र कुशवाहा एक साथ आएं, लेकिन चिराग नीतीश के बाद बीजेपी को भी नाराज नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने तीसरे मोर्चे में जाने से मना कर दिया। लेकिन पीके की राय पर उन्होंने नीतीश को कमजोर करने की कोशिशें जरूर तेज कर दी हैं। चिराग नीतीश को लेकर ज्यादा ही तर्क तेवर दिखा रहे हैं। उन्होंने सीएम नीतीश को घेरते हुए कहा कि नीतीश सभी बातों को 15 साल का बताते हैं, जबकि हकीकत यह है कि पिछले 5 साल में उन्होंने कोई उपलब्धि हासिल नहीं की। उनके मंत्री और विधायक पिछले 5 साल का हिसाब दें। नीतीश और बिहार को बेबसी से निकलने के लिए कड़े फैसले लेने होंगे। इसके साथ ही चिराग पासवान ने नए हैशटैग असंभव नीतीश की शुरुआत की है। इसका मतलब है इस बार सत्ता में आना नीतीश कुमार के लिए संभव नहीं है। चिराग भले ही ये दावा कर रहे हों कि उनके प्रचार अभियान में प्रशांत किशोर का कोई लेना देना नहीं है, पार्टी के प्रवक्ता अशरफ अंसारी ऐसे सवाल का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझते। प्रशांत किशोर की ओर से दावा किया जा रहा है कि वो ममता बनर्जी के चुनाव मैनेजमेंट को देख रहे हैं, क्योंकि बंगाल में भी 6 महीने बाद चुनाव होने जा रहा है, इसीलिए वो अभी बिहार चुनाव से दूर रह रहे हैं। लेकिन पीके की सफाई ना तो बीजेपी मान रही है और ना ही जेडीयू तो ये मानकर चल रही है कि चिराग के एनडीए से अलग होने और नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार बयान देने के पीछे पीके का ही हाथ है। बिहार में क्या अपने ही बेगानों से मिलकर सियासी समीकरण बिगाड़ रहे हैं?
ऐसा ही कुछ गुजरात बीजेपी में भी देखने को मिल रहा है। अमूल डेयरी के चुनाव में पार्टी को शिकस्त क्या मिली कि नेताओं ने आग दिखानी शुरू कर दी है। नौबत यहां तक आ गई है कि विधायक त्याग पत्र देने की धमकी तक देने लगे हैं और तो और बीजेपी सांसद को ही आड़े हाथों ले लिया। गुजरात में न विधानसभा के चुनाव हुए न ही राज्यसभा। सूबे में केवल अमूल डेयरी के चुनाव हुए थे, लेकिन उसके नतीजों ने बीजेपी पर इतना गहरा असर डाला है कि पार्टी में बगावत छिड़ गई है। विधायक और सांसद ही आमने सामने आ गए हैं। अमूल डेयरी के चुनाव में हार मिलने के बाद बीजेपी के विधायक ने पार्टी के ही सांसद को दोषी ठहराया है। बीजेपी विधायक गोविंद परमार ने जिले के बीजेपी सांसद मितेश पटेल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि सांसद मितेश पटेल जातिवाद फैला रहे हैं। अमूल के चुनाव में पटेल जाति के 20 वोट थे, जबकि हमारे 86 वोट थे। जातिगत राजनीति खेलकर मुझे हराया गया है। इतना ही नहीं, सरकार द्वारा 3 सदस्यों की नियुक्ति होती है जिसमें मुझे नहीं रखा गया। विधायक गोविंद परमार ने कहा कि जिला स्तरीय राजनीति में भी पटेल की ही तूती बोलती है। हमें नजरअंदाज किया जा रहा है। इससे पटेल आहत होने की बात कह रहे हैं। विधायक गोविंद परमार ने कहा कि सांसद महोदय भूल गए हैं कि उनकी जीत हमारे ही वोटों से हुई थी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि पार्टी ने अगर सांसद पर एक्शन नहीं लिया तो वो पार्टी छोड़ देंगे। बीजेपी विधायक की नाराजगी पर सांसद मितेश पटेल ने भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि गोविंद भाई उनसे वरिष्ठ हैं और उनके बीच में कोई नाराजगी नहीं है। जहां तक जीत का सवाल है तो मुझे सभी समुदाय के लोगों ने वोट देकर सांसद बनाया है। उपचुनाव से पहले पार्टी में इस कलह ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि उपचुनाव में एक सीट जीतकर यहां सरकार विधानसभा में खुद को मजबूत करने में लगी हुई है। वहीं एक और त्यागपत्र सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है, जो सरकार और संगठन किसी भी स्थिति में नहीं चाहती है। अब देखना होगा कि बीजेपी इस कलह को कैसे शांत करती है। पीएम के गढ़ में ही बीजेपी खुद को संभाल नहीं पा रही है, लेकिन ममता के गढ़ में सेंधमारी करने की कोशिश जरूर कर रही है। जी हां, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अभी से बेचैन हुए जा रही है। बीजेपी की नजर राजवंशी मतदाताओं पर भी है, जिन्हें लुभाने के लिए बीजेपी नए नए तरीके अपना रही है। खुद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा कड़ी मेहनत करते नजर आ रहे हैं, जिन पर टीएमसी ने तंज कसा है। पश्चिम बंगाल को जीतने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगाती आई है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। पहले लेफ्ट के हाथों हार झेलनी पड़ी थी, अब ममता लगातार मात दे रही हैं। इसीलिए पार्टी बौखलाई हुई है। कभी कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाती है तो कभी हिंदुत्व को लाती है और अब सीधा राजवंशी मतदाताओं पर नजर गड़ा ली है। यही वजह है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर बंगाल के दौरे पर हैं। उन्होंने संगठनात्मक तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, उपाध्यक्ष मुकुल रॉय समेत वरिष्ठ नेताओं की टीम बूथ और जिला स्तर के नेताओं के साथ बातचीत की। बीजेपी बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कोई रैली नहीं है, यहाँ सिर्फ हमारे कार्यकर्ताओं की बैठक है। मीटिंग के साथ ही नड्डा ने ठाकुर पंचानन वर्मा की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। नड्डा का ये दौरा काफी अहम है, क्योंकि उत्तर बंगाल में 8 जिले की 54 विधानसभा सीटें आती हैं। 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले पार्टियां उत्तर बंगाल के महत्वपूर्ण राजवंशी वोट पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। माना जाता है कि जिसके पक्ष में राजवंशी वोट जाता है उसकी बंगाल में जीत आसान हो जाती है। बीजेपी ने भी उत्तर बंगाल में राजवंशी के वोट पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है, क्योंकि इनके समर्थन से पिछले साल लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था। ठाकुर पंचानन वर्मा को श्रद्धांजलि देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कोशिश उत्तरी बंगाल के राजवंशी मतदाताओं को लुभाने में मदद करेगी, जो कुल मतदाताओं का लगभग 50% है। बीजेपी की इस रणनीति पर टीएमसी ने तंज कसा है। पार्टी ने कहा कि इस तरह से बीजेपी राजवंशी वोटर्स को नहीं लुभा पाएगी। अब बीजेपी और टीएमसी में एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि राजवंशी कमल का साथ देते हैं या फिर दीदी का। और बुलेटिन के आखिर में बात सुप्रीम कोर्ट के नए सुझाव की। सर्वोच्च अदालत में मुद्दों पर बहस होती है, गलत बयानबाजी पर अदालत भी नाराज होती है, लेकिन अब की बार ऐसा मामला सामने आया है जहां न बहस शुरू हुई थी न बयानबाजी हुई थी, लेकिन फिर भी कोर्ट का गुस्सा ऐसा फूटा कि यह तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है जहां जब जी चाहे कोई आ जाए। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट अक्सर ये टिप्पणी करता है कि अदालत का वक्त खराब मत करिए, ये समय बहुत कीमती है। और आज तो एक मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट को ये तक कहना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है। दरअसल कोर्ट ने अपील दायर करने में सरकारी अधिकारियों द्वारा ज्यादा देरी करने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक समय बर्बाद करने के लिए जुर्माना लगाना चाहिए और इसका भुगतान जिम्मेदार अधिकारियों से वसूला जाना चाहिए। जस्टिस एसके कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत ऐसी जगह नहीं हो सकती है जहां अधिकारी समय सीमा की अनदेखी कर जब जी चाहे आ सकें। हमने ये मुद्दा उठाया है कि अगर सरकारी मशीनरी समय पर अपील या याचिका दायर करने में नाकाबिल या असमर्थ है तो इसका एक समाधान है। हम विधायिका से अनुरोध करेंगे कि अक्षमता के चलते सरकारी अधिकारियों के अपील या याचिका दायर करने के समय सीमा को बढ़ाया जाए। दरअसल पीठ ने मध्य प्रदेश की ओर से 663 दिन की देरी से दायर की गई अपील पर कड़ी आपत्ति जताई। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि जब तक कानून तब तक अपील तक समय सीमा के भीतर दायर करनी होगी। कोर्ट की ये नाराजगी जायज है।
क्योंकि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से कई मामले सालों तक लंबित रहते हैं, जिससे जनता से जुड़े मुद्दों की सुनवाई नहीं हो पाती है। नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड के मुताबिक निचली अदालतों में 2,97,00,000 दीवानी और आपराधिक मामले लंबित हैं। इनमें से कई मामले तो साल 1951 से ही लंबित है। सरकारी आंकड़ों में कहा गया है कि साल 2015 में इस साल जनवरी के बीच सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की तादाद तो 3.8% घटी है, लेकिन देश के 24 हाई कोर्टों में लंबित मामलों में 9.7% यानी 3,75,000 केसों की वृद्धि हुई है। इनमें से 7,26,000 मामलों के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले और 4,49,000 मामलों के साथ राजस्थान हाईकोर्ट दूसरे स्थान पर है। साल 2017 से 18 में निचली अदालतों ने क्रमशः 1,26,00,000 और 1,30,00,000 मामले निपटाए थे। अदालतों में जनता से जुड़े मुद्दों की सुनवाई नहीं हो पा रही और सरकारी अधिकारी अनमोल वक्त को जाया कर रहे हैं। दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।